10.1 परिचय। ब्रिटिश और चीनी डायस्पोरा के बाद भारतीय डायस्पोरा दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा डायस्पोरा है। 20 मिलियन से अधिक भारतीय अपनी मातृभूमि से बाहर सभी महाद्वीपों में फैले हुए हैं। यूरोप में भारतीय प्रवासी महत्वपूर्ण हैं, जो कुल आबादी का लगभग 5 से 8% है, खासकर पश्चिमी यूरोप में। यूनाइटेड किंगडम यूरोप में सबसे बड़े भारतीय प्रवासी की मेजबानी करता है। यूरोप में भारतीय प्रवासियों की दो मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहले, सबसे अधिक प्रवासन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। दूसरे, प्रवासी मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवर और कुशल श्रमिक होते हैं। यूरोप में 45 देश शामिल है और इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 1993 में यूरोपीय संघ (EU) के गठन ने कई यूरोपीय देशों को एकीकृत किया। वर्तमान में EU में 25 सदस्य देश हैं। यूरोप में भारतीय प्रवासी मुख्य रूप से यूरोपीय संघ के देशों में केंद्रित हैं। इसलिए यूरोप में भारतीय प्रवासियों की प्रोफाइल पर चर्चा अक्सर यूरोपीय संघ के सदस्य देशों पर केंद्रित होती है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के नाम हैं: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, यूके। मई 2006 तक। 10.2 यूरोप में भारतीय समुदाय का वितरण। भारतीय समुदाय विभिन्न यूरोपीय देशों में फैला हुआ है और भारतीय मूल के लोगों (PIO) और अनिवासी भारतीयों (NRI) की संख्या एक देश से दूसरे देश में भिन्न होती है। कुछ देशों में भारतीयों की महत्वपूर्ण उपस्थिति है, जबकि अन्य में यह उतनी प्रमुख नहीं है। तालिका 10.1 आंकड़े प्रदान करती है, जो यूरोप में PIO और NRI की समग्र जनसांख्यिकीय ताकत की झलक पेश करती है। इन मेजबान देशों में भारतीय समुदाय की जनसांख्यिकीय ताकत का विश्लेषण करने के लिए हम उन्हें मोटे तौर पर 3 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहली श्रेणी में ब्रिटेन, नीदरलैंड, इटली, पुर्तगाल और फ्रांस सहित पर्याप्त भारतीय आबादी वाले देश शामिल है। ब्रिटेन में भारतीय समुदाय विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसकी जनसंख्या लगभग 1.2 मिलियन है। नीदरलैंड 2 लाख से अधिक भारतीय निवासियों की संख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। शेष 3 देशों में भारतीयों की आबादी 65,000 से 71,500 तक है। इन देशों में भारतीय प्रवासी मुख्य रूप से व्यवसाय, आभूषण व्यापार, शिल्प कौशल, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और शिक्षा जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए हैं। दूसरे समूह में कुछ देशों में मध्यम आकार की भारतीय आबादी है, जो 1,000 फिनलैंड में से 35,000 जर्मनी में तक है। इन देशों में जर्मनी, स्पेन, रूस, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ग्रीस, नॉर्वे, यूक्रेन, डेनमार्क, आयरलैंड और फिनलैंड शामिल है। इन देशों में भारतीय प्रवासियों में मुख्य रूप से फैशन डिजाइनिंग, परिधान निर्माण, कपड़ा डिजाइनिंग, कंप्यूटर पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षाविद, साथ ही अर्धकुशल और अकुशल मजदूर जैसे विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्ति शामिल हैं। तीसरी श्रेणी की ओर बढ़ते हुए कम भारतीय आबादी वाले यूरोपीय देश हैं, अर्थात पोलैंड, साइप्रस, आर्मेनिया, स्लोवाकिया और बुल्गारिया। इन देशों में भारतीय समुदाय 20 से 825 तक है। व्यवसायी, डॉक्टर और इंजीनियर इन देशों में भारतीय प्रवासियों का बहुमत है। इसके अतिरिक्त अर्धकुशल और अकुशल श्रम क्षेत्रों में लगे अवैध भारतीय अप्रवासियों के भी उदाहरण हैं। यूरोप में अधिकांश भारतीय समुदाय
विशेष रूप से पहले उल्लिखित पहली दो श्रेणियों के देशों में मुख्य रूप से शहरी केंद्रों, विशेष रूप से राजधानी शहरों या क्षेत्रीय मुख्यालयों में या उसके आसपास रहते हैं। इन आबादी की राजधानी शहरों में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। उदाहरण के लिए लंदन में 41% सघनता है, पेरिस में 85%, ब्रुसेल्स में 45%, बर्लिन में 43% और एम्स्टर्डम में 49% है। अन्य क्षेत्रीय मुख्यालय और औद्योगिक शहर कम सांद्रता प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए मैनचेस्टर में 19%, कार्डिफ में 16.1%, एडिनबर्ग में 16.9%, ड्रेसडेन में 11%, डसेल्डोर्फ में 10.1%, एंटवर्प में 41%, ल्योन्स में 9% और ग्रेनोबल्स में 8%। कुछ उदाहरण बताए जा सकते हैं। इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय सेवा उद्योग में काम करते हैं। नौकरी वाले लोगों और बिना नौकरी वाले लोगों के बीच अंतर काफी बड़ा है। आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं के बीच रोजगार में अंतर बहुत बड़ा है। जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे कुछ स्थानों में आव्रजन नियम, विशेष रूप से जीवनसाथी वीजा, उन व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों को सीमित करते हैं, जिससे रोजगार में लैंगिक असंतुलन पैदा होता है। यूनाइटेड किंगडम और बेल्जियम में बच्चों की देखभाल और बुजुर्गों की देखभाल के सीमित विकल्प महिलाओं के लिए रोजगार दरों पर प्रतिबंध लगाते हैं। धर्म के क्षेत्र में विभिन्न यूरोपीय देशों में भारतीय प्रवासी विविध हैं। आमतौर पर अधिकांश देशों में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन नीदरलैंड और ब्रिटेन में भारतीय मुसलमानों और सिखों की संख्या अच्छी खासी है। हिंदू, मुस्लिम और सिखों के साथ साथ ईसाई जैसे अन्य धार्मिक समूह भी हैं। 10.3 यूरोप में भारतीय प्रवासी की पृष्ठभूमि। यूरोप में भारतीय प्रवासी के इतिहास को दो युगों में विभाजित किया जा सकता है। प्राचीन काल से द्वितीय विश्व युद्ध तक, जिसे पुराना प्रवासी या पूर्वाधुनिक प्रवासी माना जाता है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि, जिसे नया प्रवासी कहा जाता है, आधुनिक प्रवासी। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भारतीय प्रवास। भारत और यूरोप के बीच संबंध 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से है। साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप और यूरोप के बीच व्यापार को दर्शाते हैं, जिसमें सिंधु नदी और फारस की खाड़ी जहाजों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। पुराने नियम की बाइबल में भारत से मसालों, हाथी दांत और मोर के आयात का उल्लेख है। कथित तौर पर शेबा की रानी ने भारत से मसाले प्राप्त किए और उन्हें राजा सुलेमान को उपहार में दिया। 2000 साल पहले व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय शासकों ने रोम में दूत भेजे थे। भारतीय साहित्य और विज्ञान ने पश्चिमी समाजों को प्रभावित किया। यूनानियों ने भारतीय चिकित्सा विज्ञान और अंकगणित से सीखा, जबकि भारतीय गणितज्ञों का शून्य का आविष्कार यूरोप तक पहुंच गया। 6ठी शताब्दी में संस्कृत से लैटिन, स्पेनिश, इतालवी और अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित पंचतंत्र ने भारतीय प्रभाव को प्रदर्शित किया। कांट, हेगेल और गोएथे जैसे जर्मन दार्शनिकों ने भारतीय दर्शन की प्रशंसा की और मैक्स मुलर जैसी हस्तियों ने भारत के अध्ययन में योगदान दिया। मोती, सोना, हीरे, अर्धकीमती पत्थरों और मलमल के कपड़े का व्यापार करने वाले व्यापारियों के ऐतिहासिक अभिलेखों में भारतीय प्रवासियों का यूरोप के साथ संबंध स्पष्ट है। उन्होंने इन सामानों की आपूर्ति फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, पुर्तगाल, जर्मनी और बेल्जियम के शाही घरानों को की। इस प्रवासी में छात्र, नाविक, क्रिकेटर और घरेलू नौकरानी जैसे विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्ति शामिल थे, जो यूके और फ्रांस जैसे देशों में चले गए। विशेष रूप से उस युग के दौरान निर्वासित भारतीय राजकुमार भी इस प्रवासी समुदाय का हिस्सा थे। एक प्रमुख व्यक्ति दिलीप सिंह थे,
जो ब्रिटेन के ईस्ट एंग्लिया में एक संपत्ति वाले एक सिख राजकुमार थे। फ्रांस में प्रारंभिक संपर्क प्रिंस द्वारका नाथ टैगोर के साथ स्थापित किया गया था, जिन्हें लुई फिलिप के दरबार में आमंत्रित किया गया था। प्रिंस टैगोर प्रसिद्ध फ्रांसीसी भारतीयवादी और जर्मन भारतीयवादी मैक्स मुलर के शिक्षक यूजीन बर्नौफ से जुड़े। रवींद्रनाथ टैगोर के पिता द्वारका नाथ टैगोर ने भी गायन प्रस्तुत किया था। फ्रांसीसी लेखक थियोफाइल गॉटियर ने 1836 में पेरिस में भारतीय नृत्य प्रदर्शन का उल्लेख किया था। यह प्रलेखित है कि प्रिंस टैगोर ने अपनी यूरोपीय यात्राओं के दौरान इंग्लैंड, जर्मनी और बेल्जियम का दौरा किया था। 19वीं शताब्दी के बाद से ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली जैसी औपनिवेशिक शक्तियों ने भारतीयों को अक्सर गिरमिटिया मजदूर के रूप में, जो एक प्रकार का जबरन काम है, यूरोपीय उपनिवेशों में स्थानांतरित करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसमें व्यापारी, शिक्षक और क्लर्क जैसी विभिन्न भूमिकाएं शामिल थी। गिरमिटिया मजदूर मूल रूप से गुलामों की तरह होते थे, जो मुख्य रूप से यूरोपीय उपनिवेशों में वृक्षारोपण पर एक अनुबंध के तहत काम करते थे, जो आमतौर पर 3 से 5 साल तक चलता था। गिरमिटिया मजदूरी की व्यवस्था 1830 के आसपास मॉरिशस, युगांडा और नाइजीरिया जैसी जगहों पर शुरू हुई। गिरमिटिया मजदूरों को यूरोपीय उपनिवेशों में भेजने का कारण अफ्रीकी दासों को प्रतिस्थापित करना था, जिन्हें गुलामी पर प्रतिबंध लगने के बाद बागानों में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। रतनजी दादाभाई टाटा, जो यूरोप के पेरिस में बस गए, ऐसे ही एक व्यापारी थे और उनके दूसरे बेटे J.R.D. टाटा एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति थे। भारत और यूरोपीय देशों, विशेषकर ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण इनमें से कुछ देशों में भारतीय अध्ययन के लिए संस्थानों की स्थापना हुई। इसके परिणामस्वरूप कुछ भारतीय कलाकार बार बार दौरे करने लगे और यहाँ तक कि इन मेजबान देशों में बसने का विकल्प भी चुना। उदाहरण के लिए, अमृता शेरगिल, एक प्रसिद्ध कलाकार और अपनी पेंटिंग कन्वर्सेशन के लिए ग्रैंड सैलून से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाली पहली एशियाई, और उदय शंकर और अलाउद्दीन खान यूरोप में बस गए। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थिति में, मेजबान देशों में मूल लोगों के पक्ष में राजनीतिक बदलाव के कारण विभिन्न यूरोपीय उपनिवेशों में अन्य लोगों के साथ साथ भारतीय मजदूरों को भी दूसरे प्रवास का अनुभव हुआ। अफ्रीका, एशिया प्रशांत और लैटिन अमेरिका में आक्रामक राष्ट्रवादी शासन के कारण स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय समुदायों का औपनिवेशिक केंद्रों में प्रवास हुआ। उदाहरण के लिए, सूरीनामी भारतीय नीदरलैंड चले गए, मेडागास्कर, मॉरिशस और इंडोचीन से भारतीय फ्रांस चले गए, मोजाम्बिक और अंगोला से पुर्तगाल चले गए, और पूर्वी अफ्रीकी भारतीय ब्रिटेन चले गए। व्यवसाय और पारिवारिक संबंधों के साथ साथ शिक्षा के दौरान महानगरीय केंद्रों के संपर्क ने औपनिवेशिक काल के दौरान इस आप्रवासन को सुविधाजनक बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों में भारतीयों के प्रवास की दूसरी लहर की शुरुआत हुई, जिसे नए प्रवासी के रूप में जाना जाता है। इस प्रवास ने पश्चिमी यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए सस्ते श्रम और पेशेवरों की मांग का जवाब दिया। 1960 और 1970 के दशक के दौरान यूरोप में भारतीयों के प्रवास की उच्च दर भी कुशल और अकुशल श्रमिकों दोनों का स्वागत करने वाले देशों में आसान आप्रवासन कानूनों का परिणाम थी। इस अवधि के दौरान भारतीय प्रवासी मुख्य रूप से शहरी मध्यमवर्गीय परिवारों के शिक्षित और पेशेवर व्यक्ति थे, जिससे प्रतिभा पलायन की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि अकुशल मजदूर अभी भी श्रम प्रणाली का हिस्सा थे। यूरोप में भारतीय प्रवासियों के लिए यूके, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल और जर्मनी प्राथमिक गंतव्यों में से थे। यूनाइटेड किंगडम में
बसने वाले मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र और छोटे खुदरा क्षेत्र में काम करते थे, खासकर छोटे कोने की किराने की दुकानों में। कुल 46,000 कोने की दुकानों में से लगभग 70% भारतीय स्वामित्व वाली दुकानें थीं, जिनकी अनुमानित संख्या 20,000 है। ब्रिटेन में कई भारतीयों ने निर्माण मजदूरों और परिवहन श्रमिकों के रूप में काम किया। कुशल पेशेवरों में डॉक्टर उल्लेखनीय थे और अब ब्रिटेन में कुल चिकित्सा कार्यबल का 16% से 20% प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के साथ ऐतिहासिक औपनिवेशिक संबंधों के कारण पुर्तगाल में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय रहते हैं। पुर्तगाल में अधिकांश भारतीय प्रवासी, जिन्हें पीआईओ के नाम से जाना जाता है, ज्यादातर मोजाम्बिक से आते हैं। उनके पूर्वज गोवा में पुर्तगाली औपनिवेशिक प्रशासन का हिस्सा थे। दमन और दीव के गुजराती व्यापारी भी पुर्तगाल में भारतीय समुदाय में शामिल हो गए। भारतीय प्रवासियों ने कनिष्ठ प्रशासकों, शिक्षकों और डॉक्टरों के रूप में भूमिकाएं निभाईं। पुर्तगाल में गोवा के प्रवासी अपनी कैथोलिक पृष्ठभूमि, पुर्तगाली भाषा के ज्ञान और पुर्तगाली संस्कृति से परिचित होने से प्रभावित होकर पुर्तगाली समाज में शामिल हो गए। फ्रांस में भी भारत से आए लोगों का एक बड़ा समूह है। ये व्यक्ति मुख्यतः व्यापारी और कुशल पेशेवर थे, जिनमें वैज्ञानिक, डॉक्टर और इंजीनियर भी शामिल थे। फ्रांस कला और सौंदर्य शास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाना जाता है, जो कला, मूर्तिकला, साहित्य और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में भारत के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करता है। इसके बावजूद फ्रांस में बड़ी संख्या में भारतीय अप्रवासी कुशल और अकुशल श्रमिक हैं। इसके अतिरिक्त भारत के लोग जो मूल रूप से भारत और अफ्रीका में फ्रांसीसी उपनिवेशों से थे, वे भी फ्रांस चले गए और भारतीय प्रवासी समुदाय के विकास में योगदान दिया। नीदरलैंड में बड़ी संख्या में भारतीय सूरीनामी, जिन्हें शुरू में गिरमिटिया मजदूर के रूप में सूरीनाम ले जाया गया था, पलायन कर गए। वे नीदरलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय का प्राथमिक हिस्सा है। समय के साथ रिमोट सेंसिंग तकनीक, सॉफ्टवेयर और आईटी में विशेषज्ञता वाले पेशेवर, डॉक्टर और सामाजिक वैज्ञानिक भी नीदरलैंड चले गए हैं। सूरीनाम के हिंदू प्रवासी, जिन्हें हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता है, सफलतापूर्वक डच नागरिक जीवन में एकीकृत हो गए हैं। दूसरी ओर नीदरलैंड में भारतीय सूरीनाम मुस्लिम समुदाय ने एक अलग विकास पथ का अनुसरण किया है, क्योंकि वे हिंदू धार्मिक समुदाय का हिस्सा नहीं थे। बेल्जियम, जो भारतीय संस्कृति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, ने अब अपना ध्यान वहां भारतीय समुदाय के भीतर व्यावसायिक गतिविधियों पर केंद्रित कर दिया है। एक छोटा समूह होने के बावजूद बेल्जियम में भारतीय समुदाय हीरे के व्यापार पर हावी है, जो हीरे की कटाई, पॉलिशिंग और थोक व्यापार को संभालता है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने हीरे के व्यापार को नियंत्रित करने में एंटवर्प के यहूदी समुदाय को पीछे छोड़ दिया है। जर्मनी में भारतीय प्रवासियों में मुख्य रूप से टेक्नोक्रेट, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, चिकित्सा पेशेवर और व्यवसायी शामिल है। हालिया परिवर्धन में सॉफ्टवेयर और आईटी पेशेवर शामिल हैं, जो जर्मनी के शिथिल वर्क परमिट कानूनों से लाभान्वित हो रहे हैं, हालांकि पूर्ण नागरिकता प्रदान नहीं की गई है। जर्मनी, जो अपने सख्त आप्रवासन कानूनों के लिए जाना जाता है, ने स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी है। 1980 के दशक में प्रवास की तीसरी लहर के दौरान भारत और अन्य एशियाई देशों के अकुशल और अर्धकुशल मजदूरों को बड़े पैमाने पर यूरोपीय देशों में प्रवेश करने से बाहर रखा गया था। यह यूरोप में एशियाई आप्रवासियों के उच्च प्रवाह के कारण उत्प्रवास प्रतिबंधों को फिर से लगाए जाने की प्रतिक्रिया थी। प्रतिबंधों ने केवल कुछ पेशेवरों जैसे डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों,
नर्सों और शिक्षकों को प्रवास करने की अनुमति दी। भारतीय प्रवास की चौथी लहर 1990 के दशक में शुरू हुई, जबकि कई भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। यूरोपीय देशों ने भी भारतीय प्रतिभा को आकर्षित किया। इन प्रवासियों में से एक बड़ी संख्या ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) और विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की। कंप्यूटर पेशेवरों और IT के क्षेत्र में भारतीय ब्रिटेन में कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा बन गए हैं। हाल ही में यूरोप में मर्चेंट बैंकिंग और अकाउंटेंसी क्षेत्रों में भारतीय प्रवासियों की उल्लेखनीय उपस्थिति देखी गई है। इन नए प्रवासियों की एक उल्लेखनीय विशेषता उनकी गतिशीलता और भारत के साथ मजबूत सामाजिक-आर्थिक संबंध है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हाल के वर्षों में भारत से अवैध प्रवासी और श्रीलंका जैसे संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से शरणार्थी भी यूरोपीय देशों में प्रवेश करके बस गए हैं। दुर्भाग्य से स्पष्ट कारणों से उनकी सटीक संख्या निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण है। चिंतन और कार्रवाई 10.1 यूरोप में भारतीयों के प्रवास की ऐतिहासिक प्रक्रिया का वर्णन करें। शीर्षक: यूरोप में भारतीय प्रवास, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। परिचय: यूरोप में भारतीयों का प्रवास एक बहुआयामी यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, जो ऐतिहासिक, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में गहराई से निहित है। इस प्रवासन की जटिल जांच को उजागर करने, इसकी उत्पत्ति, प्रमुख चरणों और भारतीय प्रवासी समुदायों और मेजबान देशों दोनों पर गहरा प्रभाव का पता लगाने के लिए इस प्रवास का व्यापक अन्वेषण आवश्यक है। औपनिवेशिक जड़ें: यूरोप में भारतीयों के प्रवास की जड़ें औपनिवेशिक युग में देखी जा सकती हैं, खासकर ब्रिटिश राज के दौरान। गिरमिट प्रणाली, जो इस अवधि की एक परिभाषित विशेषता थी, के कारण भारतीय गिरमिटिया मजदूरों को विभिन्न ब्रिटिश उपनिवेशों जैसे कि कैरेबियन और अफ्रीका में जबरन प्रवासन करना पड़ा। इस शोषणकारी व्यवस्था ने न केवल ब्रिटिश उपनिवेशों में श्रम की मांग को बढ़ावा दिया, बल्कि यूरोप में भारतीयों के बाद के आंदोलनों के लिए भी आधार तैयार किया। इस औपनिवेशिक विरासत को समझना प्रवासन के प्रारंभिक पैटर्न और इसे प्रेरित करने वाले आर्थिक आधारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के बाद का प्रवासन: स्वतंत्रता के बाद के युग में यूरोप में भारतीयों के प्रवास की गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया। जबकि आर्थिक विचार प्रेरक शक्ति बने रहे, गंतव्यों में विविधता आई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में यूनाइटेड किंगडम भारतीय प्रवासियों के लिए एक प्रमुख मेजबान के रूप में उभरा। युद्धग्रस्त देश के पुनर्निर्माण के लिए श्रमिकों की आवश्यकता और विभिन्न क्षेत्रों में कमी को दूर करने के कारण बड़े पैमाने पर प्रवासन की लहर पैदा हुई। इस अवधि ने औपनिवेशिक प्रेरित प्रवासन से लोगों के अधिक विविध और स्वैच्छिक आंदोलन में परिवर्तन को चिह्नित किया, जो बदलती भूराजनीतिक गतिशीलता और आर्थिक अनिवार्यताओं को दर्शाता है। 1970 और 1980 का दशक: 1970 और 1980 का दशक यूरोप में भारतीयों के प्रवास में एक महत्वपूर्ण चरण था। पश्चिमी देशों में आर्थिक मंदी ने आप्रवासन नीतियों के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप जांच और प्रतिबंध बढ़ गए। इन चुनौतियों के बावजूद कुशल भारतीय पेशेवरों की एक महत्वपूर्ण आमद ने यूरोपीय देशों में अवसरों की तलाश की, जिससे भारतीय प्रवासियों के वैश्वीकरण में योगदान हुआ। डॉक्टरों, इंजीनियरों, IT विशेषज्ञों और अन्य कुशल व्यक्तियों ने न केवल यूरोपीय श्रम बाजारों में अंतराल को भरा, बल्कि मेजबान देशों के आर्थिक और बौद्धिक परिदृश्य को समृद्ध करते हुए विविध विशेषज्ञता भी लाई। प्रवासी और सांस्कृतिक प्रभाव:
यूरोप में कई पीढ़ियों तक फैले भारतीय प्रवासी ने मेजबान देशों के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। भारत के सांस्कृतिक त्योहार, व्यंजन और परंपराएं यूरोपीय समाज के बहुसांस्कृतिक ताने-बाने में सहजता से एकीकृत हो गए हैं, जिससे अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा मिला है। इसके अतिरिक्त प्रवासी भारतीयों ने भारत और यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक और राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सांस्कृतिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक नेटवर्क की स्थापना ने भारत और यूरोप के बीच वैश्विक संबंधों को मजबूत किया है। चुनौतियां और उपलब्धियां। यूरोप में भारतीय प्रवास की यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं रही है। नस्लवाद, जेनोफोबिया और एकीकरण बाधाओं जैसे लगातार मुद्दों ने प्रवासी भारतीयों के लिए बाधाएं खड़ी कर दी है। हालांकि भारतीय प्रवासियों ने भी विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। व्यापारिक नेताओं और शिक्षाविदों से लेकर कलाकारों और एथलीटों तक भारतीय मूल के व्यक्तियों ने न केवल चुनौतियों पर काबू पाया है, बल्कि यूरोपीय देशों की आर्थिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक शक्ति पर भी अमिट छाप छोड़ी है। उनकी उपलब्धियां प्रवासी भारतीयों के लचीलेपन और दृढ़ता के प्रमाण के रूप में खड़ी है। समसामयिक रुझान। हाल के वर्षों में यूरोप में भारतीयों के प्रवास की प्रकृति लगातार विकसित हो रही है। वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और बदलते भूराजनीतिक परिदृश्य ने प्रवासन पैटर्न में नए आयाम पेश किए हैं। आप्रवासन पर यूरोपीय संघ की नीतियों, ब्रेक्सिट के प्रभाव और कुछ देशों में राष्ट्रवादी भावनाओं के उदय ने यूरोप में भारतीयों की गतिशीलता में जटिलता की परतें जोड़ दी हैं। समकालीन परिदृश्य में यूरोप में भारतीय प्रवासियों के अनुभवों को आकार देने वाली चुनौतियों और अवसरों की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती है, जिससे विद्वानों और नीति निर्माताओं के लिए इन उभरती गतिशीलता के अनुकूल होना अनिवार्य हो जाता है। निष्कर्ष। यूरोप में भारतीयों के प्रवास की ऐतिहासिक प्रक्रिया औपनिवेशिक विरासतों, आर्थिक अनिवार्यताओं और बेहतर अवसरों की तलाश करने वाले व्यक्तियों की आकांक्षाओं द्वारा चिन्हित एक गतिशील कथा है। औपनिवेशिक युग के गिरमिटिया मजदूरों से लेकर आज के कुशल पेशेवरों और प्रवासी समुदायों तक की यात्रा भारतीय प्रवासियों के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता को दर्शाती है। इस इतिहास पर विचार करने वाले एक छात्र के रूप में भारत और यूरोप दोनों में प्रवासी भारतीयों के बहुमुखी योगदान को पहचानना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रवासन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और भारत और यूरोप के बीच विकसित संबंधों की जटिल टेपेस्ट्री की गहरी समझ को बढ़ावा देने के लिए लगातार चुनौतियों की आलोचनात्मक जांच करना महत्वपूर्ण है। 10.4 यूके में भारतीय प्रवासी एक केस स्टडी। यूनाइटेड किंगडम यूके में बड़ी संख्या में भारत के लोग रहते हैं, जो इसे यूरोप में भारतीय प्रवासियों की मेजबानी करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक बनाता है। भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति के मामले में ब्रिटेन यूरोपीय देशों में शीर्ष स्थान रखता है। इस संबंध का पता भारत और ब्रिटेन के बीच 2 शताब्दियों तक चले औपनिवेशिक संबंधों से लगाया जा सकता है, जिसने पिछली 2 शताब्दियों से ब्रिटेन में एक बड़े भारतीय समुदाय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रिटेन में पहले भारतीय आप्रवासी के बसने का सटीक समय अज्ञात है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 18वीं शताब्दी के दौरान पारसी और बंगाली शुरुआती भारतीय निवासियों में से थे। पहले भारतीय अप्रवासी वकील, डॉक्टर और पेशेवर जैसे उच्च योग्य व्यक्ति थे। उनके अनुसरण में विशेषकर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय आप्रवासन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालांकि ब्रिटेन में भारतीयों के प्रवास की सबसे महत्वपूर्ण लहर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई। 1950 के दशक में कई भारतीय
मुख्य रूप से पंजाबी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए मजदूर के रूप में ब्रिटेन चले गए। दूसरी बड़ी लहर 1960 और 1970 के दशक में आई, जब भारतीय मूल के लोग मुख्य रूप से गुजरात से युगांडा सहित पूर्वी अफ्रीका में पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों से ब्रिटेन में प्रवास करने के लिए मजबूर हुए। यह समूह बड़े पैमाने पर व्यापार और वाणिज्य में कुशल था। यूके में भारतीयों का प्रवास 1980 और 1990 के दशक में जारी रहा। इनमें से अधिकांश अप्रवासी प्रबंधक, शिक्षक और कंप्यूटर पेशेवर जैसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित पेशेवर थे। आगामी अनुभाग में हम यूके में भारतीय प्रवासियों की विभिन्न प्रोफाइलों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सामाजिक जनसांख्यिकीय प्रोफाइल। ब्रिटेन यूरोप में सबसे बड़ी भारतीय आबादी का दावा करता है। भारतीय प्रवासी ब्रिटेन में सबसे महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 1.8% है। इसके अतिरिक्त लगभग 2% से 3% ब्रिटिश नागरिक भारतीय मूल के हैं, जो ब्रिटेन की कुल आबादी का लगभग 2.1% भारतीय आबादी के अनुमान में योगदान देता है। यह प्रतिशत यूरोप में कुल भारतीय प्रवासियों का लगभग 2/3 है। ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों का सबसे बड़ा समूह पंजाब से है, जो कुल भारतीय आबादी का 45% है। विशेष रूप से अकेले सिखों की संख्या लगभग 3 लाख है। इसके अतिरिक्त हिंदू, मुस्लिम, इस्माइली और बोहरा सहित गुजरातियों की भी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्थानों से अन्य भारतीय समुदाय चयनित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अधिकांश भारतीय प्रवासी सदस्य आंतरिक शहर समूहों और औद्योगिक कस्बों के बाहरी इलाके में रहते हैं, जिनमें से 40% से अधिक आंतरिक और बाहरी लंदन में रहते हैं। ब्रिटेन की कुल जनसंख्या की तुलना में अन्य हालिया प्रवासी समुदायों की तरह भारतीय अप्रवासियों में युवाओं का प्रतिशत अधिक है। ब्रिटेन में भारतीय अप्रवासियों की शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपस्थिति है, विशेषकर 16 से 24 आयु वर्ग के स्थानीय श्वेत अंग्रेजी छात्रों की तुलना में नामांकन दर अधिक है। भारतीय छात्र पढ़ाई में भी अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अंग्रेजी जैसे विषयों में लड़कियां लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं, जबकि गणित और विज्ञान जैसे विषयों में लिंग अंतर कम होता है। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों जैसे GCSE और स्नातक में नामांकन अनुपात के संदर्भ में भारतीय समूहों में पुरुषों का अनुपात अधिक है। 2003 में इंग्लैंड के शिक्षा आंकड़ों से पता चला कि भारतीय समुदाय में मुख्य चरण 1 से 3 तक लड़कियों ने अंग्रेजी में लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि गणित और विज्ञान में लिंग अंतर कम था। 14 वर्ष की आयु में अधिकांश समूहों के लिए अपेक्षित अंग्रेजी स्तर तक पहुंचने वाली लड़कियों और लड़कों के प्रतिशत में अंतर 12 से 15% अंक के बीच था। सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल। यूके में भारतीय प्रवासी एक जीवंत और गतिशील अल्पसंख्यक समूह है, जो भारत की विशाल विविधता को दर्शाता है। भारतीय प्रवासी अपनी धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय पहचान लेकर आते हैं, जिससे लगभग 1000 सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों का अस्तित्व बनता है। धर्म आधारित संगठनों में हिंदू सांस्कृतिक सोसाइटी, भारतीय मुस्लिम महासंघ, आर्य समाज, सिख फोरम, अंबेडकर और बौद्ध संगठन, पारसी संगठन और भारतीय ईसाई संघ शामिल है। इसके अतिरिक्त गुरुद्वारे, मंदिर और मस्जिद जैसे विभिन्न पूजा स्थल भी हैं। क्षेत्रीय और जातीय संबद्धताएं भी गुजराती संगठनों के परिसंघ, आंध्र एसोसिएशन, बंगाली एसोसिएशन, गोवा एसोसिएशन, ब्रिटिश मलयाली एसोसिएशन, महाराष्ट्र मंडल और पंजाब यूनिटी फोरम जैसे संगठनों को जन्म देती है।
ये एसोसिएशन अक्सर ट्रस्ट या चैरिटी के रूप में पंजीकृत होते हैं। भारत में राष्ट्रीय संकटों और आपदाओं के दौरान उदारतापूर्वक योगदान करते हैं। वे सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ भारत और यूके के संस्थानों के बीच अनौपचारिक आदान प्रदान कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। हाल के वर्षों में यूके में सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने के नए प्रयास हुए हैं, जैसे 1992 में लंदन में स्थापित नेहरू केंद्र, जिसे भारतीय उच्चायोग के हिस्से के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसा ही एक और केंद्र है भारतीय विद्या भवन। ब्रिटेन में भारतीयों की सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल उन्हें सबसे समृद्ध प्रवासी समूहों में से एक के रूप में दर्शाती है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय 15,860 पाउंड सालाना है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खुदरा क्षेत्र का 40% हिस्सा बनाते हैं और चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर और आईटी, शिक्षा आदि जैसे व्यवसायों में प्रमुख स्थान रखते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय विकास समूह यूके लिमिटेड जैसे उल्लेखनीय भारतीय वाणिज्यिक संगठन भी हैं। भारतीय विकास कोष, भारतीय संगठनों का परिसंघ और भारतीय व्यापार मंच यूके में संचालित होते हैं। 2001 की जनगणना रिपोर्ट पर आधारित श्रम बाजार के आंकड़े ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों का एक आशावादी अवलोकन प्रदान करते हैं। सामान्य तौर पर पुरुषों की तुलना में भारतीय महिलाएं अधिक बेरोजगार हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं अपने घर और परिवार की देखभाल करती हैं और नौकरी करने वाले भारतीय पुरुषों की संख्या आमतौर पर कम है और महिलाएं अक्सर कम उम्र में परिवार शुरू करती हैं। अंशकालिक कार्य क्षेत्र में भारतीय महिलाएं 29%, पुरुषों 8 से 9% की तुलना में अधिक काम करती है। कामकाजी भारतीय पुरुषों में महिलाओं की तुलना में स्वरोजगार होने की अधिक संभावना है। कुल मिलाकर भारतीय लगभग सभी प्रकार के उद्योगों में काम करते हैं। हालांकि अनिवासी भारतीय NRI इंटरैक्टिव और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे प्रमुख है। जब प्रबंधकीय और वरिष्ठ आधिकारिक पदों की बात आती है तो महिलाओं की तुलना में भारतीय पुरुषों की संख्या अधिक है। डॉक्टरों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, अर्थशास्त्रियों और इंजीनियरों जैसे पेशेवर क्षेत्रों में महिलाओं की तुलना में अधिक भारतीय पुरुष हैं। ब्रिटेन में उच्च और मध्यम वर्ग की भारतीय आबादी के प्रतिशत का पता लगाना केवल रोजगार संख्या को देखकर आसान नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय अप्रवासियों के बीच आश्रितों का प्रतिशत नियोजित व्यक्तियों की तुलना में बहुत अधिक है। राजनीतिक प्रोफाइल। ब्रिटेन में भारतीय समुदाय ने राजनीतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। ब्रिटेन की राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी जीवंत और गतिशील है। भारतीय राजनेता देश में शीर्ष पदों पर पहुंच रहे हैं। वर्तमान में ब्रिटिश संसद में 4 भारतीय सदस्य चुने जाते हैं और 11 सदस्य हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कार्यरत है। भारतीय लिबरल डेमोक्रेट पार्टी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले 2 दलों ने फ्रेंड्स ऑफ इंडिया पार्लियामेंट्री ग्रुप्स की स्थापना की है। विशेष रूप से लॉर्ड ढोलकिया लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त 3 भारतीय सदस्यों ने यूरोपीय संसद में यूके का प्रतिनिधित्व किया। जमीनी स्तर पर यूके में लगभग 300 भारतीय मूल के पार्षद हैं, जो ब्रिटिश इंडियन काउंसिलर्स एसोसिएशन BICA बनाते हैं। कुछ भारतीय महापौर परिषदों का नेतृत्व करते हैं और वहां ब्रिटिश भारतीय संसदीय संघ, जिसे करी क्लब के रूप में जाना जाता है, भी है,
जहां भारतीय सांसद भारत के हितों और चिंताओं से संबंधित मामलों पर चर्चा करते हैं। शीर्षक चिंतन और कार्रवाई 10.2 यूनाइटेड किंगडम में भारतीय प्रवासी एक व्यापक अन्वेषण। परिचय। यूनाइटेड किंगडम में भारतीय प्रवासियों की कथा एक जटिल और बहुआयामी टेपेस्ट्री है जो ऐतिहासिक जटिलताओं, सांस्कृतिक समृद्धि और चल रही चुनौतियों से बुनी गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के एक समर्पित छात्र के रूप में यह अन्वेषण यूके में भारतीय प्रवासियों की परतों में गहराई से उतरने का प्रयास करता है, इसकी ऐतिहासिक जड़ों को उजागर करना, सांस्कृतिक प्रभावों की जांच करना, चुनौतियों का सामना करना और उभरते पहलुओं की खोज करना। यह गतिशील समुदाय। ऐतिहासिक संदर्भ। ब्रिटेन में भारतीय प्रवासी के सार को सही मायने में समझने के लिए किसी को 19वीं सदी की यात्रा करनी होगी, जब भारत और ब्रिटेन के बीच औपनिवेशिक संबंधों ने भारतीय प्रवास की पहली लहर के लिए आधार तैयार किया था। हालांकि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का युग था जिसमें एक भूकंपीय बदलाव देखा गया, जिसमें युद्ध के बाद की श्रम की कमी को दूर करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी आए। मुख्य रूप से पंजाब और गुजरात जैसे क्षेत्रों से आने वाले ये अग्रणी ब्रिटेन के आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ते हुए स्वास्थ्य सेवा से लेकर विनिर्माण तक के क्षेत्रों के अभिन्न अंग बन गए। जनसांख्यिकीय अवलोकन। जनसांख्यिकीय परिदृश्य को देखते हुए भारतीय प्रवासी एक प्रमुख जातीय अल्पसंख्यक समूह के रूप में उभरे, जैसा कि 2011 की जनगणना में रेखांकित किया गया है। समुदाय की विविधता इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में इसके फैलाव से प्रदर्शित होती है। लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर जैसे प्रमुख शहरी केंद्र जीवंत अंतरसांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के केंद्र बिंदु बन गए। जनसांख्यिकीय विविधता न केवल भारतीय प्रवासियों की विविध क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को दर्शाती है, बल्कि ब्रिटिश बहुसंस्कृतिवाद की समृद्ध टेपेस्ट्री में भी योगदान देती है। सांस्कृतिक योगदान। भारतीय प्रवासियों द्वारा छोड़े गए सांस्कृतिक पदचिह्न ब्रिटिश सड़कों पर मिलने वाले पाक आनंद तक ही सीमित नहीं है। जबकि भारतीय रेस्तरां अपने विविध स्वादों और पाक परंपराओं के साथ सांस्कृतिक स्थल बन गए हैं, इसका प्रभाव गैस्ट्रोनॉमी से कहीं आगे तक फैला हुआ है। बॉलीवुड, भारतीय सिनेमा का जीवंत हृदय, यूके में एक समर्पित दर्शक खोजने के लिए भौगोलिक सीमाओं को पार कर गया है। फिल्म समारोह, नृत्य प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम ब्रिटिश सांस्कृतिक जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं, जो भारतीय कलाओं की समृद्ध विविधता का जश्न मनाने के लिए मंच के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह सांस्कृतिक सहजीवन न केवल ब्रिटिश परिदृश्य को समृद्ध करता है, बल्कि भारतीय प्रवासियों को अपनी विरासत को व्यक्त करने और संरक्षित करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है, जिससे समुदायों के बीच गहरी समझ को बढ़ावा मिलता है। चुनौतियों का सामना। विविधता और सांस्कृतिक आदान प्रदान के उत्सव के बीच भारतीय प्रवासियों ने चुनौतियों का सामना किया है। नस्लीय भेदभाव, रूढ़िवादिता और सांस्कृतिक गलतफहमियों के मामले लगातार बने हुए हैं। ये चुनौतियां समावेशिता को बढ़ावा देने और रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, जो समुदाय के व्यापक ब्रिटिश समाज में पूर्ण एकीकरण में बाधा डाल सकती हैं। इग्नू में एक छात्र के रूप में मैं इन चुनौतियों से निपटने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार करता हूँ। शैक्षिक पहल रूढ़िवादिता को दूर करने, समझ के माहौल को बढ़ावा देने और व्यक्तियों को अधिक समावेशी समाज को आकार देने में सक्रिय रूप से संलग्न होने के लिए उपकरणों से लैस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रवासी भारतीयों की दूसरी और तीसरी पीढ़ी पहचान,
भाषा प्रतिधारण और अपनेपन की भावना के सवालों से जूझती है। यहाँ शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति इग्नू की प्रतिबद्धता इन चुनौतियों का समाधान करने, पहचान की एक मजबूत भावना पैदा करने और पीढ़ीगत अंतराल को पाटने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाती है। समुदाय की विकसित प्रकृति। यूके में भारतीय प्रवासी एक स्थिर इकाई नहीं है, बल्कि एक गतिशील शक्ति है जो लगातार अपनी पहचान को आकार दे रही है और नया रूप दे रही है। युवा पीढ़ी की शैक्षिक उपलब्धियां प्रौढ़ता से सामने आती है। प्रवासी भारतीयों की बढ़ती संख्या उच्च शिक्षा हासिल कर रही है, सफल पेशेवर करियर बना रही है और यूके के सामाजिक आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। यह ऊर्ध्वगामी गतिशीलता अप्रवासी समुदायों से जुड़ी प्रचलित रूढ़ियों को चुनौती देती है और सामाजिक मानदंडों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की प्रवासी भारतीयों की क्षमता को रेखांकित करती है। इसके अलावा राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी समुदाय और व्यापक समाज के भीतर गूंजने वाले मुद्दों की वकालत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राजनीति, मीडिया और व्यवसाय में बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व भारतीय और ब्रिटिश दोनों समाजों के आख्यान को सक्रिय रूप से आकार देने की प्रवासी भारतीयों की इच्छा का एक प्रमाण है। निष्कर्ष। अंत में यूनाइटेड किंगडम में भारतीय प्रवासियों की कहानी एक समृद्ध और विकासशील कहानी है जो सूक्ष्म अन्वेषण की मांग करती है। इग्नू के एक छात्र के रूप में यह प्रतिबिंब प्रवासी अनुभव की जटिलताओं को समझने की अनिवार्यता को रेखांकित करता है। यह उपलब्धियों को स्वीकार करने, लगातार चुनौतियों का समाधान करने और चल रहे संवादों, शिक्षा पहलों और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता पर जोर देता है। समुदाय की विकसित होती प्रकृति आशाजनक है, सकारात्मक योगदान के अवसर प्रदान करती है और समझ और एकता विकसित करने के लिए चल रहे प्रयासों के महत्व को सुदृढ़ करती है। जैसे जैसे हम ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों की ऐतिहासिक जड़ों, सांस्कृतिक प्रभावों, सामना की जाने वाली चुनौतियों और विकसित होती प्रकृति की गहराई में उतरते हैं, हमें इस गतिशील समुदाय के लचीलेपन, योगदान और क्षमता के लिए और अधिक गहराई से सराहना मिलती है। 10.5 निष्कर्ष। भारतीय प्रवासी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूरोप में महत्वपूर्ण उपस्थिति रखते हैं, जिसका संकेंद्रण मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप में है, जो यूरोपीय संघ (EU) के साथ जुड़ा हुआ है। यूरोप की कुल आबादी का 5 से 8% हिस्सा ब्रिटेन में रहता है, जहां भारतीय प्रवासियों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। नीदरलैंड, इटली, पुर्तगाल, फ्रांस और जर्मनी सहित अन्य देशों में भी भारतीयों की पर्याप्त उपस्थिति है। यूरोप में भारतीयों का प्रवास, जिसे नए प्रवासी के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, जिसमें शिक्षित और कुशल पेशेवर शामिल थे। यह प्रवासी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों सहित यूरोपीय जीवन के विभिन्न पहलुओं में सक्रिय रूप से योगदान देता है।